मैं आपके साथ टैब शेयर करता हूँ, आप ये देख लीजिएगा। अगर तो आपको ये विजिबल है तो ठीक है, वरना वो लेक्चर में डिलीवर कर दूँ। किया था उससे पहले अगर आपका सेकंड चैप्टर से रिलेटेड किसी का कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन, काइंडली आप पूछ लें ताकि उसको पहले क्लैरिफाई कर लें। अगर नहीं है तो फिर आप ये आप लोगों को अगर तो ये साफ नज़र आ रहा है तो फिर हम इसको यहीं से डिस्कस कर लेते हैं। अगर नहीं है तो फिर आप मुझे बता दें, फिर इसका दूसरा सोल्यूशन कोई निकाल लें। सर नॉर्मल है, मतलब थोड़ा ब्लर है थोड़ा सर सा। क्लियर नहीं है। चले मैं आपको खुद प्रेजेंट कर देता हूँ। मिलेगा 58 रोल नंबर। आपने कोई क्वेश्चन पूछना है या कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं दोबारा? नो सर। ठीक है, तो हमने तीसरा चैप्टर स्टार्ट किया था, लेकिन तीसरे चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने से पहले अगर किसी का कोई क्वेरी है सेकंड चैप्टर से रिलेटेड तो वो काइंडली आप पूछ लें, चूंकि इसका क्विज जो है वो आपके ये मंडे जो मंडे है उसमें आपका ये क्विज होगा। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप काइंडली वो पूछ लें। सर सिर्फ चैप्टर 2 का क्विज होगा या 1 और 2 दोनों का होगा? नहीं, सिर्फ 2 चैप्टर। ठीक है सर। किसी का कोई क्वेश्चन है चैप्टर 2 से रिलेटेड तो वो काइंडली पूछ लें, वरना फिर हम आगे नो चलते हैं। सर। ठीक है जी, कमिंग बैक टू द कमिंग बैक टूवर्ड्स अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन को हमने डिस्कस करना शुरू किया था। या अरिथमेटिक मीन काउंट केस में होती है। बेसिकली आप मेजर ऑफ लोकेशन करते हैं डाटा की, आपने लोकेशंस को मेजर करना होता है, उसके लिए डिफरेंट आपके पास अप्रोचेज होती हैं जिनमें मीडियन, मॉड और मीन के मेथड्स हैं। इसके अलावा मीन है, हार्मोनिक मीन होती है। तो ये आपके पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू आप मेजर करते हैं लोकेशन की। लोकेशन क्या होती है? डाटा में कौन सी चीज़ कहाँ पे लाई कर रही है, सेंट्रल टेंडेंसी करें, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे लाई कर सकती है। इस तरह की जितनी भी अप्रोचेज हैं वो आप मेजर करते हैं इन्हीं टेक्निक्स के थ्रू। तो इनमें हमने जो स्टार्ट किया था डिस्कस करना, हमने शुरू किया था अरिथमेटिक मीन से। अरिथमेटिक मीन में हमने दो तरह के फार्मूलाज देखे थे। द फर्स्ट वन इज रिलेटेड टू द अनग्रुप्ड डाटा, दैट इज म्यू इज इक्वल टू 1 ओवर n। आप सारी वैल्यूज को क्या करते थे, अंदर सम कर देते थे, समेशन वाई आई डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। आपके पास क्या रहता था, म्यू। म्यू इज बेसिकली योर अरिथमेटिक मीन, जिसको आप वाई बार के साथ भी शो करते थे। वाई बार में अगेन आपने वैल्यू सारी प्लस की, प्लस करने के बाद नंबर ऑफ वैल्यू से आपने डिवाइड कर दिया अनग्रुप डाटा के केस में, तो आपके पास क्या आ गया, अरिथमेटिक मीन आ गया। अब अगर ग्रुप डाटा की बात करते थे तो ग्रुप डाटा में इवेलुएट करने के लिए आपके पास जो मेथड होता था, सॉरी इससे पहले तो हमारा एक कॉन्सेप्ट था करेक्टेड और अपडेटेड मीन। करेक्टेड और अपडेटेड मीन में ये था कि आपने जब इवेलुएट की अरिथमेटिक मीन फर्स्ट टाइम तो आपके पास कोई एक वैल्यू अगर आपके पास गलती से पुट हो गई जिसकी वजह से आपकी जो मीन है वो डिस्टर्ब हुई, या अगर कुछ वैल्यू चेंज करनी है, रिप्लेस करनी है, जैसे 98 को रिप्लेस किया था 94 के साथ, तो इस केस में आप करेक्टेड मीन निकालते हैं। आप क्या करते हैं, आप सम को दोबारा अरेंज करते हैं, सम निकालते हैं सारी की सारी वैल्यूज का। सम निकालने के बाद आप क्या करते थे, उसके अंदर वही जो वैल्यू आपके पास गलती से लिखी गई थी उस वैल्यू को आप करते थे माइनस। और माइनस करने के बाद आप क्या करते थे जी, जो आपने ऐड करनी है वैल्यू उसको मतलब जो करेक्टेड वैल्यू है उसको ऐड करते थे और उसके बाद उसका मीन इवैल्यूएट कर लेते थे। इसको अपडेटेड और करेक्टेड मीन कहते थे। फिर अगर ग्रुप डाटा की बात करते हैं, ग्रुप डाटा में हम क्या करते थे, ग्रुप डाटा में हम वाई आई निकालते थे हर क्लास का। वाई आई से मुराद क्या होता है, जो मिड वैल्यू होती है हर क्लास की वो आप निकालते थे, उसको आप मल्टीप्लाई करते थे फ्रीक्वेंसी के साथ। तो एक कॉलम आप बनाते थे जिसमें आप फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड विद योर मीन ऑफ दैट क्लास divided by your sigma fi. Sigma fi is basically equal to what, number of values। तो नंबर ऑफ वैल्यूज से आप उसको डिवाइड कर देते थे। ये फॉर्मूला होता था आपके पास ग्रुप डाटा के लिए। अरिथमेटिक फॉर ग्रुप डाटा का फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाइड विद वाई आई
डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। ये था हमारे पास ग्रुप डाटा का केस, जिसकी एग्जांपल यहाँ पे थी। यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो फिर हम आगे चलते हैं, किसी की क्यूरी है इससे रिलेटेड तो पूछना। ठीक है जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं अरिथमेटिक मीन की। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज बेसिकली रिलेटेड टू अलजेब्रिक सम ऑफ योर रैंडम एरर्स। कैसे? द अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन, अलजेब्रिक सम आपने करना है किस चीज का? डेविएशंस का। डेविएशंस किसकी होंगी? डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन, जो आपके पास ऑब्जर्वेशन की डेविएशन है फ्रॉम देयर मीन, जो आपके पास आपने मीन एवेलुएट की है, उसमें से आप हर वैल्यू को अगर माइनस करते जाएं, या हर वैल्यू में से मीन को अगर माइनस करते जाएं, तो आपके पास क्या आएगा? डेविएशन आ जाएगी, यानी डिफरेंस आ जाएगा उसका, उस वैल्यू का, उस कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू का विद रिस्पेक्ट टू योर अरिथमेटिक मीन। तो इन डिफरेंसेस को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? जीरो आएगा। ये वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने एप्सिलॉन वाले केस में आपको बताया था कि एप्सिलॉन को जब आप सम करते थे सारे एप्सिलॉन्स को, जब रैंडम एरर कहलाता है, रैंडम एरर की समेशन आपके पास जीरो के इक्वल होती थी। सेम इसी तरह से ये प्रॉपर्टी जो है ये आपको गवर्न ये कर रही है कि जब आप अलजेब्रिक सम करते हैं डेविएशंस का, ऑब्जर्वेशन की डेविएशंस का, तो उनको जब आप अलजेब्रिक सम करते हैं अरिथमेटिक मीन को रेफरेंस रखते हुए, तो आपके पास वो जीरो आता है। ठीक है, तो ये क्लियर है। इसकी एक एग्जांपल जो है वो इस तरह से है। ये हमारे पास वाई आई है, ये डाटा है हमारे पास 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 6 है। ये आपके पास वैल्यूज आ गई, 1 2 3 4 5 और 6 वैल्यूज आ गई। इनका आपने क्या निकालना है? सबसे पहले आपने इनका अरिथमेटिक मीन निकालना है। अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए आप इन सारों को सम करेंगे, सम करने के बाद आप इससे क्या कर देंगे? नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड करते हैं तो आपके पास वाई बार जो आता है, वाई बार इज इक्वल टू 5। अब आपने करना क्या कि हर वैल्यू का इसके साथ डिफरेंस निकाल लेना है, वाई बार के साथ। जब आप पहली वैल्यू का डिफरेंस निकालते हैं तो वो आपके पास कितना आता है? वो आपके पास आता है -3। यहाँ पे 3 नहीं है, -3 है। फिर आपने जब वाई आई यानी सेकंड, पहली वैल्यू है 2, 2 को आप 5 में से माइनस 5 को माइनस करें 2 में से तो आपके पास -3 आता है। 4 को 5 4 -5 करेंगे तो -1, 5 -5 करेंगे तो 0, 6 -5 करेंगे तो 1, 7 -2 करेंगे तो 5, और सॉरी 7 -5 करेंगे तो 2, 6 -5 करेंगे और 1। तो ये आ गया आपके पास डिफरेंस। यहाँ आपके पास क्या आ गया जी? डेविएशन आ गई। हर ऑब्जर्वेशन की डेविएशन आ गई अरिथमेटिक मीन को रेफरेंस रखते हुए। तो जब आप इन सारों को प्लस करेंगे तो आपके पास इनका डिफरेंस जो है, इनका समेशन जो है, समेशन आपके पास आ जाता है 0। अगर ये प्रॉपर्टी क्लियर है तो हम आगे चलते हैं, अगर नहीं क्लियर तो आप पूछो। ठीक है जी, तो आपने डेविएशंस को, जब डेविएशंस को विद रिस्पेक्ट टू अरिथमेटिक मीन आपने सम किया तो वो आपके पास 0 आ जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी है आपके पास कि अगर आपके पास दो सैंपल्स की मीन्स गिवन हो, दो सैंपल्स हैं, उन दोनों की मीन्स गिवन है और आपने निकालनी है उनकी कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन यानी अपनी दो दो सैंपल्स के अलग अलग मीन्स को आपने कंबाइन करना है। तो आप क्या करते हैं? आप करते हैं कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ योर फर्स्ट सैंपल मल्टीप्लाइड बाय मीन ऑफ दैट सैंपल। मीन ऑफ दैट सैंपल, आपके पास जो भी सैंपल है, फर्स्ट सैंपल है, उसकी नंबर ऑफ वैल्यूज को आप उसकी मीन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ सेकंड सैंपल मल्टीप्लाइड बाय मीन ऑफ सेकंड सैंपल। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर देते हैं और डिवाइड आप करते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ टोटल सैंपल, यानी n1 प्लस n2। जितना पहले सैंपल की वैल्यूज हैं वो मल्टीप्लाइड प्लस आपके पास सेकंड सैंपल की जो वैल्यूज हैं वो, तो ये आपके पास क्या आ जाती है? कंबाइंड अरिथमेटिक मीन आ जाती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, अगर आपके पास पहला सैंपल है उसकी मीन आ रही है आपके पास 3 और उसकी नंबर ऑफ वैल्यूज भी 3 है, और सेकंड सैंपल है उसकी मीन आ रही है आपके पास 4 और उसकी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं आपके पास 2। तो आप जो एवेलुएट करेंगे कंबाइंड मीन, तो एवेलुएट करते हुए आप क्या करेंगे? n1 की जगह पर रखेंगे 3, y1 आपके पास 3 है, n2 आपके पास जो है वो आपके पास 2 आ रहा है, एंड y2 आपके पास 4 आ रहा है। तो आपने यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया n1 प्लस n2 के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगी? कंबाइंड मीन आ जाएगी। दो सैंपल्स की अलग अलग मीन से आप अगर कंबाइंड मीन निकालना चाहें तो उसका ये मेथड होता है। आपने इंडिविजुअली हर नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ सैंपल्स मल्टीप्लाइड विद मीन ऑफ दैट सैंपल प्लस number of values of second sample multiplied by mean of second sample divided by number of values of first sample plus number of values of second sample। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी? कंबाइंड मीन आ जाएगी। ठीक
ठीक है जी, ये प्रॉपर्टी क्लियर है। दोनों प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी में हमने क्या किया, डेविएशन निकाली और इन डेविएशंस को हमने सम किया विद रिस्पेक्ट टू अरिथमेटिक इज इक्वल टू 0। सेकंड में हमने क्या किया कि अगर आपके पास नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, नंबर ऑफ सैंपल्स की आपके पास क्या है, अरिथमेटिक मीन्स गिवन है और आपने कंबाइंड उनकी निकालनी है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। किसी का कोई क्वेश्चन है दो प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो पूछना है। ठीक है जी, तो तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो भी क्वाइट इजी है। उसमें आप क्या करते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी में आपने जो डिफरेंस निकाला हुआ है हर वैल्यू का विद रिस्पेक्ट टू मीन, उनका आप स्क्वायर करेंगे। जो आपने डिफरेंस निकाला है हर वैल्यू का विद रिस्पेक्ट टू मीन, उसका आप करेंगे स्क्वायर, तो आपको मिनिमम वैल्यू होती है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से समझें। अच्छा, इसके लिए दो सिचुएशंस, अगेन दो सिचुएशंस हैं, एक है ग्रुप डाटा और एक है अनग्रुप डाटा। ये पहला वाला जो फॉर्मूला लिखा हुआ है जहाँ पे अभी कर्सर है, ये है अनग्रुप डाटा के लिए और ये है ग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूला। अनग्रुप डाटा में आपने स्क्वायर किया, सिंपल आपके पास जो डेविएशन आ रही थी उसको स्क्वायर को सम किया। और जब आप ग्रुप डाटा की बात करेंगे तो आपने हर एक जो आपके पास डिफरेंस आ रहा है उसको उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। यानी आपने एफ आई और उसके साथ जो आपके पास डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस का जो स्क्वायर आ रहा है, एफ आई को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद आपके पास जो आएगा वो मिनिमम वैल्यू आएगी। मिनिमम से मुराद क्या है, मिनिमम से मुराद ये है कि आप कोई एक आर्बिट्रेरी वैल्यू, आपके पास डाटा है, डाटा की बहुत सारी वैल्यू हैं, आपने उसमें से निकाली अरिथमेटिक मीन। एक तो अप्रोच ये है कि आप अरिथमेटिक मीन से हर वैल्यू का डिफरेंस ले लें, और एक अप्रोच ये है कि आप डाटा की कोई भी एक वैल्यू ले लें उसमें से, यानी ए ले लें, कोई भी एक वैल्यू, वो अरिथमेटिक मीन ना हो लेकिन कोई भी वैल्यू हो, उसमें से हर वैल्यू का डिफरेंस निकाल लें, लेकिन वो डाटा की वैल्यू नहीं चाहिए। डाटा की उस वैल्यू से जब आप निकालेंगे डिफरेंस और उसको करेंगे स्क्वायर, तो वो आपके पास हमेशा ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू अरिथमेटिक का जो डिफरेंस है उसके स्क्वायर से। स्क्वायर मतलब उसके बाद उसका समेशन। ये क्लियर है? ये आपको ये वाला जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ये कंडीशन। ये बताइएगा, ये पॉइंट आपको क्लियर है? यस सर। ठीक है जी, तो सबसे मिनिमम वैल्यू जो आती है वो जब आप मीन के साथ उसका डिफरेंस लेके उसको क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो वो आपके पास मिनिमम वैल्यू आती है। थर्ड प्रॉपर्टी ये थी, ये आपने नहीं करना, ये जो लिखा हुआ है थ्योरम, ये आपने नहीं करना, इसे करने की जरूरत नहीं है। अब आएंगे फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। ये बड़ी सिंपल दो प्रॉपर्टीज हैं। दो प्रॉपर्टी सिंपल कैसे हैं, ये ऐसे हैं कि अगर आपके पास वैल्यूज हैं 10 वैल्यूज हैं, उनका आपने अरिथमेटिक निकाला, अब आप हर वैल्यू में कोई एक कांस्टेंट प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, यानी हमने जो भी जितनी भी वैल्यूज हमारे पास थी उनमें से हर किसी में हमने क्या किया, हमने हर किसी में आपके पास 2 को ऐड कर दिया, 2 को ऐड कर दिया, हर वैल्यू में हमने 2 ऐड कर दिया, +2 +2 +2 कर दिया हर वैल्यू के साथ। तो आपको दोबारा मीन एवेलुएट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप क्या करेंगे, आपके पास जो मीन है आप उसमें सिर्फ +2 कर दें। इसी तरह से अगर आपने -2 किया हुआ या माइनस कोई भी कांस्टेंट किया हुआ है, तो आपको दोबारा एवेलुएट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप क्या करेंगे, आप सिंपल तो आपके पास मीन आया हुआ है अरिथमेटिक मीन, उसमें से वो कांस्टेंट माइनस कर देंगे। ठीक है, ये क्लियर है? ये चौथी प्रॉपर्टी है। यानी अगर आपने जैसे अगर बात करें इस एग्जांपल की, ये जो एग्जांपल है, तो 2 में अगर +2 करते जाएं, इसी तरह 4 में +2 कर दें, 5 में +2 कर दें, 6 में +2 कर दें, 7 में +2 कर दें, 6 में फिर अगेन +2 कर दें, तो एक तो ये अप्रोच है कि आपके पास जो नई वैल्यूज बनी है आप उनकी मीन निकाल दें। दूसरी अप्रोच ये है कि आपके पास 5 है और 5 में बस 2 को प्लस कर दें, जितना आपने ऊपर प्लस किया है ना हर एक में, वही आप उसकी अरिथमेटिक मीन में भी प्लस कर दें। तो एक अप्रोच ये है। अगर माइनस की बात करें तो माइनस के लिए भी ये इसी तरह से ट्रू होता है। ठीक है जी, ये क्लियर है आपको? ये पॉइंट फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो क्लियर, यानी जो भी कांस्टेंट आप ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो आपके अरिथमेटिक मीन में से भी आपने वही उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या आपने ऐड करना है। मैं दोबारा बता देता हूँ। ठीक है सर। आपके पास अरिथमेटिक मीन आपने निकाल ली, आपके पास ये 6 वैल्यूज थी,
दोबारा देख लें, ये 6 वैल्यूज हैं। 6 वैल्यूज क्या क्या हैं? 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 6 लिखा हुआ। ये आ गई आपके पास 6 वैल्यूज। आपने इनकी निकाली मीन, जो निकली 5। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि नाउ यू हैव टू ऐड 2 इन एवरी वैल्यू। आपको हर वैल्यू में 2 ऐड करना है और अरिथमेटिक मीन निकालना है। एक तो अप्रोच ये है कि आप हर किसी में 2 ऐड करके अरिथमेटिक मीन दोबारा कैलकुलेट करें, या आप कहें कि एज पर प्रॉपर्टी नंबर 3 5 plus 2 would be the next AM या न्यू अरिथमेटिक मीन। आपने किया क्या? आपने अरिथमेटिक मीन में सिर्फ +2 कर दिया। जितना आपको ऐड करने के लिए कहा गया हर वैल्यू में, वही कांस्टेंट आपने अरिथमेटिक मीन में ऐड कर दिया। सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम यही फिनोमेना जो है वो एप्लीकेबल होता है। ठीक है जी, आप समझ लगी? जी सर, आगे सर। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन का भी सेम यही फिनोमेना है। मल्टीप्लिकेशन में अगर एक डिजिट के साथ आप कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई कर रहे हैं सारी की सारी किनको वैल्यूज को, हर वैल्यू को आप किसी एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक 3 के साथ आप हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, तो आप दोबारा मीन एवेल्युएट नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? आप मीन को उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी अगर ऊपर जिस तरह एग्जांपल थी तो 5 आपके पास मीन थी, आप 5 को लाइक 3 के साथ अगर कहा जाए कि 3 हर किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो आप मीन को सिर्फ 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपकी नई मीन होगी। जो आपकी नई मीन होगी वो अरिथमेटिक मीन, वो आप कैसे निकालेंगे? आप 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, या जो भी कांस्टेंट आपको कहा गया उसको आप इस मीन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 वुड बी योर नेक्स्ट और न्यू अरिथमेटिक मीन। ठीक है जी, ये क्लियर है? 5 प्रॉपर्टीज आपको। पहली प्रॉपर्टी में हमने डेविएशंस निकाली और उनको किया सम। सेकंड प्रॉपर्टी में हमने देखा कि जी अगर आपने कलेक्टिव या आपने कंबाइंड मीन निकाली हो डिफरेंट सैंपल्स की, तो वो कैसे निकलती है। थर्ड प्रॉपर्टी में हमने देखा जी कि अगर आप स्क्वायर करते हैं उन्हीं डेविएशंस का, तो आपको मिनिमम डिफरेंस आता है। फोर्थ प्रॉपर्टी में हमने देखा अगर आप किसी एक कांस्टेंट को सारी वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट या प्लस करते हैं, तो आपने करना क्या है? आपने सिंपल वही कांस्टेंट आपके अरिथमेटिक मीन में सब्ट्रैक्ट या आपने प्लस कर देना। और फिफ्थ प्रॉपर्टी में हमने ये देखा कि अगर आप किसी एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं सारी वैल्यूज के साथ, तो आपने मीन के साथ भी उसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है। ये 5 प्रॉपर्टीज होगी आपके पास अरिथमेटिक मीन। नेक्स्ट है जी हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड। ये बहुत सिंपल मेथड है, कोडिंग और शॉर्टकट मेथड इसको कहते हैं। इसमें करना क्या होता है? इसमें बस आप सिंपल पहले ये समझ लें, इसके बाद मैं आपको इसका फार्मूला समझा दूंगा। आपके पास डाटा की 10 वैल्यूज हैं। फर्ज करें आपके पास वैल्यू है 89, 81, 82, 83, 90, 92, 92, इस तरह से करके आपके पास 10 वैल्यूज हैं डाटा। आपने उन वैल्यू में से कोई एक वैल्यू चूज करना है, कोई सी एक वैल्यू चूज करना है। फर्ज करें हमारे पास बहुत सारी मल्टीपल वैल्यू हैं, आपने 82 को चूज करना है। अब आपने वो जो वैल्यू चूज की है उसको आप कहेंगे आर्बिट्रेरी वैल्यू, और उसको शो करेंगे आप स्मॉल ए के साथ। कोई भी डाटा की कोई एक वैल्यू आपने चूज की, उसको आपने कहा आर्बिट्रेरी वैल्यू, और वो बनी आपका स्मॉल ए। ठीक है जी, ये आर्बिट्रेरी वैल्यू है। अब आपने करना क्या? आपने बाकी जो डाटा की जितनी भी वैल्यूज हैं, 10 वैल्यूज हैं, तो आपने कोई एक चूज किया, आपने बाकी मतलब सारी की सारी 10 वैल्यूज का उसके साथ डिफरेंस निकाल देना, y माइनस ए कर देना है आपने, y माइनस ए कर देना है। यानी आपने हर वैल्यू का उसके साथ डिफरेंस निकाल देना है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम डी आई कहते हैं, डी आई कहते हैं। जब आपने वो सारा हर वैल्यू का डिफरेंस उस आर्बिट्रेरी वैल्यू से निकाल दिया, उसको आपने कर देना है एन पे सम, और डिवाइड कर देना है एन से। सम करके आपने एन से डिवाइड किया और प्लस कर देना आपने आर्बिट्रेरी वैल्यू। ये है शॉर्टकट मेथड वाई बार एवेल्युएट करने का। एग्जांपल करते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल में हमारे पास वैल्यूज़ हैं 87, 91, 89, 88, 89 अगेन, 91, 87, 92, 90 और 98। इनमें से आप कोई सी एक वैल्यू चूज करना है, वो आपकी आर्बिट्रेरी वैल्यू है। लाइक आप 87 को चूज कर सकते हैं, 91 को चूज कर सकते हैं, 89 को चूज कर, किसी एक वैल्यू को चूज करना है। हमने यहाँ पे वैल्यू फर्स्ट करें चूज की जी 90। अब आपने करना क्या है? आपने इस वैल्यू का
जो आर्बिट्रेरी वैल्यू आपने चूज की है उससे डिफरेंस निकालना है। यानी 87 का आप जो आपने 90 चूज किया है उसमें से डिफरेंस निकालेंगे, दैट इज -3। इस केस में 91 माइनस 90 दैट इज इक्वल टू 1, 89 माइनस 90 दैट इज इक्वल टू -1। तो ये आ गया आपके पास डी आई। एंड पे आपने करना क्या होता है, इन सारों को आपने कर देना है सम। आपके पास सम आया जी इनका 2 डिवाइडेड बाय एन, यानी सिग्मा डी आई डिवाइडेड बाय एन, नंबर ऑफ वैल्यूज। तो 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 10। ये आपने क्या चूज किया था, 90 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 10, ये आपके पास 90.20 आपके पास क्या आ जाएगी, अरिथमेटिक मीन आ जाएगी। ये अरिथमेटिक मीन का शॉर्टकट और कोडिंग का मेथड है। क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि शॉर्टकट और कोडिंग मेथड से आप सॉल्व करें तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे उसको। ये मेथड क्लियर है आपको? सर एक बार दोबारा बता दें ये। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें करना ये होता है कि आपके पास डाटा की वैल्यूज हैं, मल्टीपल वैल्यूज हैं। इस तरह यहाँ पे 10 वैल्यूज हैं, 87 है आपके पास, 91 है, 89 है, 88 है, ऐसे करके आपके पास 10 वैल्यूज हैं। आपने इन्हीं वैल्यू में से कोई एक वैल्यू चूज करना है। आपने फर्ज करें 90 चूज कर लिया, इसको आपने लिख लेना है स्मॉल ए इज इक्वल टू 90 आ गया, ये वैल्यू हमने चूज कर ली। अब बाकी की जितनी वैल्यूज हैं, मतलब उसमें 90 भी इंक्लूडेड होगा, आपने सारी की सारी वैल्यूज का इससे डिफरेंस निकाल लेना है। इसमें से मतलब इसको माइनस कर देना है हर एक में से अलग अलग। पहली में से ये जो आपने चूज की है 90, उसको माइनस करें तो -3 आता है। दूसरी में से चूज माइनस करें जो आपने चूज किया तो आपको 1 आता है। तीसरी में करें -1 आता है। तो ये डिफरेंस आ गया डी आई। जब आपने ये निकाल लिया तो अब आपने इनको सारों को सम कर देना है, दैट इज सिग्मा डी आई, समेशन ऑफ डी आई, यानी सारी की सारी डी आई की वैल्यूज को आपने क्या कर दिया, सम कर दिया। यहां तक आपको समझ लगी? यस सर। अब ए भी आपके पास आ गया, सिग्मा डी आई भी आपके पास आ गया, और नंबर ऑफ वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना, कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, 10 होती हैं इस केस में ना। तो आपके पास 10 आ गया स्मॉल है। आपने इस फार्मूला में ये वैल्यूज पुट की, 2 डिवाइडेड बाय 10 प्लस आपकी आर्बिट्रेरी वैल्यू दैट इज 90 फॉर दिस केस, 90 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 10 आपने किया तो आपके पास 90.20 सेंटीमीटर अरिथमेटिक मीन आ गया। अनग्रुप डाटा का केस है। क्लियर है जी? यस सर। यस सर। किसी को अगर नहीं समझ लगी तो पूछना है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप डाटा का केस। ग्रुप डाटा के केस में आपका फार्मूला थोड़ा सा सिर्फ मॉडिफाई होता है, उसमें बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं। मॉडिफिकेशन क्या होती है, जैसे यहाँ पे आपके पास ग्रुप डाटा का केस है, ये क्लास लिमिट्स आ गई, ये आपके पास आ गया सिग्मा सॉरी एफ आई आ गई, फ्रीक्वेंसीज आ गई हर क्लास की। आपने वाई आई निकाला, वाई आई आपने निकाला, वाई आई आपके पास क्या आ गया, वाई आई आ गया आपके पास क्लास लिमिट का जो दरमियान वाली वैल्यू होती है उसको आप वाई आई लिखते हैं। इनमें से आपने कोई एक चूज कर लिया वाई आई, कोई सी एक वाई आई चीज की, उसको आपने ए कह दिया। यहाँ से हमने 98 को चूज किया तो 98 ए इज इक्वल टू 98। बाकी वाई आई का आपने इसके साथ क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। 88 माइनस 98 दैट इज इक्वल टू 10 माइनस 10, 93 माइनस 98 दैट इज इक्वल टू -5, 98 माइनस 98 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या आ गया, डी आई आ गया। अब आपने इसमें एक चीज और फर्दर ऐड करनी होती है, वो क्या होता है, एक कॉलम आपने और बनाना होता है जिसमें आपने ये जो डी आई निकला है इसको फ्रीक्वेंसी के साथ आप मल्टीप्लाई करना है, एफ के साथ। तो एफ आई मल्टीप्लाइड बाय द डी आई दैट इज इक्वल टू -60 -20 0 30 30 50। और इस कॉलम को करना है सम। जब अनग्रुप डाटा है तो आप सिग्मा डी आई करते हैं, जब आपके पास ग्रुप डाटा है तो आप सिग्मा एफ आई डी आई को करते हैं, एफ आई मल्टीप्लाइड विद डी आई, और डिवाइडेड बाय आप करेंगे सिग्मा एफ आई। बाकी जो है ए में उसी तरह से प्लस करें। तो आपके पास आप इस केस में -5 डिवाइडेड बाय 30 और 98 यहाँ पे है, तो ये आपके पास अरिथमेटिक मीन इस केस में कितनी आ जाती है, 97.83। ये क्लियर है जी ग्रुप डाटा का केस? सर काइंडली इसको एक दफा रिपीट कर दें। ये मैं रिपीट कर देता हूँ। ग्रुप डाटा के केस में आपके पास क्लास लिमिट्स होती हैं। क्लास लिमिट से आप क्या निकाल सकते हैं, उसकी मिड वैल्यू निकाल सकते हैं हर क्लास लिमिट की। तो आपने कैसे निकालनी होती है, आपने अपर लिमिट माइनस क्या करनी होती है, लोअर लिमिट। 90 माइनस 86 डिवाइड आपने इसको करना होता है 2 से।
तो आपके पास दरमियान वाली वैल्यू निकल आती है पहली क्लास की। इस तरह से अगली क्लास की दरमियान वाली वैल्यू, इसकी 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 ये 6 क्लासेस के आप दरमियान वाली वैल्यू जिसको आप वाई आई कहते हैं वो आप निकाल सकते हैं, जिसमें 88 आ गई पहली क्लास की, 93 आ गई दूसरी की, 98 तीसरी की, 103, 108, 113 ये आ गई आपके पास वाई आई दरमियान वाली वैल्यूज हर एक क्लास की। और आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, एफ आई हर क्लास के लिए गिवन है। अब आपका वाई आई जो है इनमें से आपने कोई एक वैल्यू चूज कर लेनी है, कोई एक वैल्यू। आप 103 भी चूज कर सकते हैं, आप 88 भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे चूज की गई है 98। 98 जो चूज की है, बाकी वैल्यूज का उससे निकाल दिया डिफरेंस डी आई। और इससे नेक्स्ट कॉलम एक आपने बनाना होता है जिसमें आपने फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है डी आई के साथ। ये जो डिफरेंस निकला है उसकी हर फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, यानी 6 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 10 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये आ गया एफ आई डी आई का कॉलम। इसको आपने एंड पे कर देना है सम, समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। तो ये सिग्मा, ये आपके पास कितना आया समेशन -5 सिग्मा एफ आई दैट इज इक्वल टू 30 -5 डिवाइडेड बाय 30। और ए आपने कितना लिया था 98, तो आपके पास 98 प्लस इनटू -5 डिवाइडेड बाय 30। तो ये आपके पास जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 97.83। ठीक है जी, क्लियर है आपको? यस सर। इसके बाद हैं जी अरिथमेटिक मीन के कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स। मेरिट्स डिस्कस करते हैं और इसके बाद डीमेरिट्स। इट इज रिजिडली डिफाइंड बाय मैथमेटिकल फार्मूला। मैथमेटिकल फार्मूला से आप इसको निकालते हैं। इट इज इजी टू कैलकुलेट, इजी टू कैलकुलेट है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू अंडरस्टैंड है। आप इसको अंडरस्टैंडिंग इसकी अच्छी डेवलप कर सकते हैं। इट इज बेस्ड अपॉन ऑल द वैल्यूज, सारी की सारी वैल्यूज इसमें काउंट हो रही है। ठीक है जी, अरिथमेटिक मीन एवेलुएट करते हुए सारी वैल्यूज हम काउंट करते हैं ना, नंबर ऑफ वैल्यूज भी काउंट करते हैं और हर वैल्यू को भी सम करते हैं। तो ये सारी की सारी वैल्यूज को बेस कर रही है। इट इज सूटेबल स्टैटिक्स स्टैटिक्स इन रिपीटेड सैंपल एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे आपकी सैंपल रेपिटेशन हो एक्सपेरिमेंट, यानी आप 20-20 की सैंपलिंग बार बार कर रहे हैं, वहाँ पे आपके पास ये बड़ी सूटेबल चीज़ है अरिथमेटिक मीन निकालना। नेक्स्ट जो 6th मेरिट है वो है इसका sum of the observation can be found if mean and number of observation are known। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं आपके पास अगर सिर्फ दो क्वांटिटीज नॉन हो। जो फार्मूला होता है ना आपके पास अरिथमेटिक का मीन का फार्मूला इज इक्वल टू बेसिकली सिग्मा एफ आई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज एन। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज और अरिथमेटिक मीन गिवन है तो आप सम निकाल सकते हैं जितनी भी आपके पास वैल्यूज हों, सिग्मा एफ आई आप निकाल सकते हैं, सिग्मा वाई आई आप निकाल सकते हैं इजीली। तो ये 6th मेरिट होगा। अगर डीमेरिट्स की बात करें तो डीमेरिट्स में इट इज वेरी सेंसिटिव टू एनी मार्क्ड डिपार्चर फ्रॉम द बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन एंड हेंस इज नॉट सुटेबल फॉर सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? जिस डिस्ट्रीब्यूशन के टीथ निकले हों, यानी शार्प राइज हो और शार्प फॉल हो, वो आपके पास सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जैसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमने पढ़ी थी। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में आप क्या करते थे, हिस्टोग्राम के दरमियान वाले जो टॉप के पॉइंट्स होते थे उनको मैच करते थे, तो आपके पास सिक्योर्ड फ्रीक्वेंसी बनती थी या सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन बनते थे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह के होते थे। इसमें शार्प राइज होते हैं और शार्प आपके पास क्या होते हैं, फॉल होते हैं। वो आपका सिक्योर्ड फ्रीक्वेंसी कहलाता है या सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ये वाली जो दरमियान वाली लाइन है यानी 83 से 6, 6 से 4, ये शार्प डिक्लाइन है, शार्प राइज है, शार्प डिक्लाइन है, इस तरह से ये चलता आ रहा है। ये आपके पास क्या होता है, ये स्क्यूड फ्रीक्वेंसी है। तो स्क्यूड फ्रीक्वेंसी के लिए अरिथमेटिक इतनी सूटेबल नहीं होती। उसकी रीज़न ये होती है कि आपके पास अरिथमेटिक मीन में यूजुअली आप जो डिस्कस कर रहे होते हैं पॉलीगॉन की बजाय आप इसको कर्व में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो कर्व्स में यानी डाटा अगर आपका स्मूथ है तो उस केस में आपके पास अरिथमेटिक मीन निकालना क्वाइट इजी है और वो सूटेबल भी है। ठीक है जी। इट गिव्स फैलेशियस और मिसलीडिंग कंक्लूजन्स व्हेन देयर इज टू मच वेरिएशन इन द डाटा। अगर आपके पास डाटा की वेरिएशन बहुत ज़्यादा है तो आपके पास इसमें गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर वैल्यू ऐड हो रही होती है। तो अगर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है तो आपके पास चांसेस हैं कि आपके पास मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाए।
इट इज ग्रेटली इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यू होती है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डाटा एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द डाटा। अगर आप थोड़ी सी भी चेंज करते हैं मैक्सिमम वैल्यू में या मिनिमम वैल्यू में, तो आपके पास अरिथमेटिक मीन काफी इफेक्ट होती है उसकी वजह से। ठीक है जी, क्योंकि इन दो वैल्यूज के ऊपर मेजरली आपकी डिपेंड कर रही है कि डाटा की मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है। तो अरिथमेटिक मीन का थर्ड डीमेरिट जो है वो ये है, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर ओपन एंड क्लासेस विदाउट एज्यूमिंग ओपन एंड्स। ओपन एंडेड क्लासेस जो हमने देखी थी उनके लिए अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट नहीं होती। ओपन एंडेड क्लासेस क्या होती हैं, ये बताएं जरा। सर रिपीट कीजिए क्या क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्लासेस क्या होती हैं, ओपन एंडेड क्लासेस। और अरिथमेटिक मीन ओपन एंडेड क्लासेस के लिए क्यों नहीं मेजर की जा सकती। हाँ जी बताएं। सर जिसमें एक से ज्यादा क्लासेस होती हूँ नहीं। तो सर जिसमें कोई मतलब बाउंड्री ना हो। हाँ, जिसमें आपके पास या तो लोअर लिमिट ना आ रही हो या अपर लिमिट ना आ रही हो। कैसा केस, मैं केस आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। और उससे पहले यह है कि अरिथमेटिक मीन जब आपने निकालनी है तो आपके पास क्या होना चाहिए। अरिथमेटिक मीन अगर आपने ग्रुप डाटा की निकालनी है तो वाई आई आपके पास होना चाहिए। वाई आई के साथ आप निकालते हैं ना बाकी की मीन। तो वाई आई अगर होगा तो आप आगे चलेंगे, वाई आई नहीं होगा तो आप आगे नहीं चल सकते। तो वाई आई कैसे निकलता है, आपके पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 होता है हर क्लास की। तो अगर आपके पास कोई ऐसी क्लास है जो ओपन एंडेड है, ओपन एंडेड क्लास क्या होती है, या तो उसकी लोअर लिमिट नहीं होती या उसकी अपर लिमिट नहीं होती। हमारे पास एक केस था जो हमने डिस्कस किया था जब हम ग्रुप डाटा की बात कर रहे थे। तो ग्रुप डाटा के केस में हमारे पास एक एग्जांपल आई थी जिसमें आपके पास ओपन एंडेड क्लास थी ये वाली, बिलो 5, यानी 5 की अपर लिमिट तो है लेकिन लोअर लिमिट कोई नहीं है। तो क्या इसका वाई आई निकल सकता है पहली वाली क्लास का, दरमियान वाली वैल्यू निकाल सकते हैं आप, दरमियान वाली वैल्यू पहली वाली क्लास में। ये रिबा आप बताएं। रिबा मुश्ताक बताएं। सर क्या चीज दोबारा बताएं। ओपन एंडेड क्लासेस की बात कर रहे हैं, तो क्या ये जो पहले वाली क्लास है ये ओपन एंडेड है या नहीं, पहले तो ये बताएं। सर हो जो फिर सकती जहाँ है, लिखा बिलो 5 है तो ओपन एंडेड होती क्या है। मतलब जो बाउंड्री से बाहर हो। नहीं, बाउंड्री से बाहर नहीं, या तो उसकी अपर लिमिट ना हो उस क्लास की या उसकी लोअर लिमिट ना हो, ओके सर। या उस क्लास की अपर लिमिट ना हो या उसकी लोअर लिमिट ना हो। जैसे इसमें डिफाइन क्या किया गया है, 5 इसकी अपर लिमिट गिवन है लेकिन इसकी जो लोअर लिमिट है वो बिलो लिखा हुआ है, यानी वो डिफाइंड नहीं है, तो ये ओपन ओके। क्लास है। सेम इसी तरह से 75 एंड अबव की अगर बात करेंगे तो ये आपकी ओपन एंडेड क्लास है। ओपन एंडेड क्लास में यानी 75 उसकी लोअर लिमिट गिवन है, अपर लिमिट गिवन नहीं है। नहीं है। ठीक है जी, तो ये दोनों आपकी क्या होगी, ओपन एंडेड क्लासेस होगी। तो वाई आई कैसे निकालते हैं बताएं नहीं। दरमियान वाली वैल्यू जिसको आप वाई आई कहते हैं हर क्लास की, वो कैसे निकालते हैं, ये बताएं रिबा। ये बताइएगा ये कैसे निकालते हैं वाई आई। सर नहीं पता। अच्छा जी, आप बताएं असद अली जो है।
असद अली बताइएगा। शुएब फरूक आप बताएं। सर काइंडली क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा। यार ये पहली दफा क्यों नहीं सुनते क्वेश्चन आप लोग? इशू है, आवाज थोड़ी सी वो आ रही थी। स्लो आ रही है? सर वो मेरा इंटरनेट का इशू है, तो थोड़ा आवाज आपकी थोड़ी कट रही थी, इसलिए समझ नहीं आई थी क्वेश्चन की। अच्छा, किसी क्लास की वाई आई आपने निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं? ग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा में आपने किसी एक क्लास का वाई आई निकालना है, तो आप कैसे यस सर। निकालते हैं? जी बताएं। हाँ जी बताएं, आता है या नहीं आता है ये तो बताएं। सर आइडिया नहीं है। अनंत जमशेद आप बताएं। सर नो आइडिया। किसी को सर आइडिया है? मतलब हम जो उसकी अपर लिमिट होगी वो करेंगे और फाइंड सर जो लो लिमिट होगी दोनों को ऐड करेंगे और सर फिर दोनों की डिवाइड कर देंगे सम से। सर आपकी मिडिल ऑफ अपर द लिमिट जो है, क्लास। जी बताइए। मिडिल ऑफ द क्लास। मिडिल ऑफ द क्लास, मिडिल ऑफ द क्लास जिस तरह रोल नंबर 60 और 9 ने बताया है, ये बिल्कुल ठीक बताया आपने। मिड निकालनी होती है हर क्लास की, तो वो कैसे निकलती है? आप उसकी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? दरमियान वाली वैल्यू आ जाएगी उस क्लास की जिसको आप वाई आई का एब्रीवेशन देते हैं। और वाई आई जब आप निकाल सकते हो तो आप अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं। अगर वाई आई किसी क्लास का नहीं निकल सकेगा तो क्या अरिथमेटिक मीन निकल सकता है? नो सर नहीं। सर तो इसलिए ओपन एंडेड जो क्लासेस होती हैं, ओपन एंडेड क्लासेस, ये याद रखिए, ओपन एंडेड क्लासेस का अरिथमेटिक मीन नहीं निकलता। उसकी रीज़न ये होती है कि आपके पास वाई आई की वैल्यूएशन नहीं होती। वाई आई की वैल्यूएशन नहीं होगी तो आपके पास अरिथमेटिक मीन नहीं निकल सकता। YI is basically midpoint of your every class. यस सर। जिसमें दोनों दोनों लिमिट्स दी हुई होंगी उसमें निकलेगा बस वाई। जी, जिसमें दोनों लिमिट्स आपकी डिफाइन होंगी, यानी वो ओपन एंडेड नहीं, वो क्लोज्ड हो जाता है ना, क्लोज्ड इंटरवल हो जाता है, जी जी। वो ओपन एंडेड नहीं होता। तो क्लोज्ड इंटरवल में निकल सकता है, ओपन एंडेड में नहीं निकलती वैल्यू। ठीक है जी, क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। सर क्लियर है। तो ये डीमेरिट में जो लास्ट डी था हमारे पास अरिथमेटिक मीन का, वो ये था कि आपके पास ओपन एंडेड क्लासेस की अरिथमेटिक मीन नहीं निकलती। उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी है कि वो वाई आए, आप चूंकि एवेलुएट नहीं कर सकते ओपन एंड क्लास का, तो इसलिए आपके पास अरिथमेटिक मीन नहीं निकल सकती। तो ये लास्ट डीमेरिट था अरिथमेटिक मीन का। इसके बाद है वेटेड मीन। वेटेड मीन में आपके पास वेट गिवन होगा हर मीन का, यानी जब आप अरिथमेटिक मीन की बात करते हैं तो हर वैल्यू आपके पास 100% काउंट हो रही होती है। लेकिन बाज़ ऐसा होता है कि आपके पास परसेंटेज गिवन होती है कि इस वैल्यू को आपने इतने परसेंट काउंट करना है। तो आपने करना क्या होता है, सिंपल उसका वेट गिवन होगा, आपने उस वेट को उस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है। सीधी सीधी वैल्यूज ऐड नहीं करनी, बल्कि आपने उसका वेट उसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर उसको ऐड करना है। और डिवाइड किससे करना होता है? नंबर ऑफ वेट से। मतलब आपने नंबर ऑफ वेट्स कह लें या आप समेशन ऑफ वेट्स के साथ, नंबर ऑफ वेट्स नहीं बल्कि आप समेशन ऑफ वेट्स के साथ आपने उसको डिवाइड करना होता है। जैसे ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा द फॉलोइंग डाटा इज अबाउट द परसेंटेज किल। परसेंटेज किल है जी ये किस चीज़ की? एंड द नंबर ऑफ इंसेक्ट्स, यानी आपके पास 50 नंबर ऑफ इंसेक्ट्स हैं, उनमें आप स्प्रे करते हैं। तो जब आप पहली दफ़ा स्प्रे करते हैं तो 88% इंसेक्ट्स जो हैं वो मर जाते हैं, 88% मरते हैं। और जब आप उसको काउंट करते हैं तो 44 मर जाते हैं, 6 बाकी बच जाते हैं 50 में से। तो एक आ गया उसका वेट, यानी नंबर आ गया कि इतने नंबर मरे हैं।
और एक आ गया परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो आपके पास वैल्यू आती है डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो परसेंटेज आ गई आपके पास वाई आई और डब्ल्यू आई आ गया आपके पास वेट। तो आपने इसमें क्या करना होता है, वेटेड मीन निकालने के लिए, जब वेटेड मीन आपसे पूछा जाएगा तो वेटेड मीन निकालने के लिए आपने करना ये होता है कि डब्ल्यू आई को मल्टीप्लाई करना है वाई आई के साथ, और हर इसको यानी 88 को मल्टीप्लाई करेंगे 44 के साथ, प्लस 85.7 को मल्टीप्लाई करेंगे 42 के साथ, प्लस 52.1 मल्टीप्लाइड बाई 24 एंड सो ऑन। और डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड आप करेंगे समेशन ऑफ डब्ल्यू आई, यानी 44 प्लस 42 प्लस 24 प्लस 16 प्लस 6। ये आपके पास क्या आ गया, वेटेड आ गया, समेशन आ गई, वेट्स की समेशन आ गई। तो ये आपके पास जब आपको वेटेड मीन आपने निकालना है तो उसका मेथड ये है। ये अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं, अगर नहीं क्लियर तो पूछें। अगर इसमें से कोई भी चीज अभी तक क्लियर नहीं है तो वो आप काइंडली पूछ लेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है जो लास्ट टॉपिक है आज का, उसका सिर्फ एक फॉर्मूला हम देखेंगे, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन सेंट्रल टेंडेंसी को शो करती है। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है कि आपके डाटा की सेंट्रल वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है। सेंट्रल टेंडेंसी इज बेसिकली द लोकेशन ऑफ योर सेंटर, कि आपका डाटा का सेंटर कहाँ पे लाई करेगा, वो आपको ज्योमेट्रिक मीन से पता चल रहा होता है। आपने करना क्या होता है, जितनी भी नंबर ऑफ जो भी वैल्यूज आपके पास गिवन है, नंबर ऑफ वैल्यूज नहीं, जो वैल्यूज आपके पास गिवन है उनको आपने करना है मल्टीप्लाई, और उसकी पावर लिख देनी है 1/n, where n is basically your number of values। नंबर ऑफ वैल्यूज को पावर में लिख देना है, लेकिन 1/, नंबर ऑफ वैल्यूज लिखना है, सारों को मल्टीप्लाई करना है, और नंबर ऑफ वैल्यूज को आपने क्या करना है, उसके पावर में लिखना है 1/n करके। आपने अभी तक सिर्फ इतना करना है। नेक्स्ट में आपको अगली क्लास जो हमारी यहाँ पे ऑन कैंपस होगी उसमें करूँगा। किसी का क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपने अभी तक इस लेक्चर में कवर किया है तो वो आप काइंडली पूछ लो। ये किसी को अगर किसी भी पॉइंट की समझ नहीं लगी तो वो काइंडली पूछ लें आप। ठीक है जी, अटेंडेंस में कॉल करूंगा, जिसको मैं कॉल करूं वो लीव करता जाए।